नमस्कार एवरीवन, मैं हूं सीए निशा शर्मा। बजट 2026 हैज़ बीन अनाउंस्ड और अभी तक हम सबके फोन्स पर ये अमेंडमेंट्स, ये अनाउंसमेंट्स पहुंच चुकी होंगी जो बजट 2026 में की जा चुकी हैं। तो हम क्विकली रीकैप करने वाले हैं और उनका इम्पैक्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट क्या इम्पैक्ट इकोनॉमी पे, टैक्स पेयर्स पे, आम जनता पे होगा जो अनाउंसमेंट्स की गई हैं बजट 2026 में। हाईलाइटेड पॉइंट जो डायरेक्ट टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रहा है, ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, वो रहा है इंक्रीज इन एसटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का जो रेट है वो बढ़ा दिया गया है फ्यूचर्स और ऑप्शंस के लिए। करंटली फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो रेट है दैट इज 0.02%, ऑप्शंस का 0.10%, जिसको बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है फ्यूचर के लिए और 0.15% कर दिया गया है ऑप्शंस के लिए। देखने में ये परसेंटेज बहुत ही मिनिमल लगता है, लेकिन ड्यू टू मैसिव ह्यूज इन्वेस्टर्स और फंड्स इन्वॉल्व इन ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, ये रेवेन्यू जनरेट करने में गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है अगर एसटीटी इंक्रीज की वजह से वॉल्यूम पे, ट्रांजैक्शंस के वॉल्यूम पे इफेक्ट ना आया तो। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो क्विक अर्नर्स हैं, जो एंट्री और एग्जिट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट लेते हैं, उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहने वाला है बिकॉज ट्रेडिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी। ट्रेडिंग कॉस्ट इंक्रीज होने का इम्पैक्ट उनके प्रॉफिट पे पड़ने वाला है। उसी के साथ साथ जो कमीशन अर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ब्रोकरेज अर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा ये डिसएडवांटेजेस हो सकता है ड्यू टू द रीज़न दैट अगर एसटीटी इंक्रीज की वजह से वॉल्यूम में कमी आती है तो उनके ब्रोकरेज या कमीशन के अमाउंट पर भी इसका फर्क पड़ सकता है। गवर्नमेंट का जो बेसिक गोल या ऑब्जेक्टिव है एसटीटी को इंक्रीज करने का ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शन, वो ये हो सकता है दैट स्पेक्यूलेशन ट्रेडिंग जो है, सट्टा टाइप जो ट्रेडिंग है, उसको डिस्करेज किया जाए और मार्केट की जो रिस्क वॉलेटिलिटी है उसको भी थोड़ा सा रिड्यूस करने के पर्सपेक्टिव से जो एसटीटी है उसको इंक्रीज बजट में किया गया है ऑन ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। सेकंड जो हमारा अनाउंसमेंट हुई है दैट इज इंट्रोडक्शन या इंसर्शन ऑफ सेक्शन 147A। इसी के साथ जो दावा किया जा रहा था दैट इनकम टैक्स एक्ट 2025 सिंप्लीफाइड वर्जन होने वाला है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। ट्रांसपेरेंसी आएगी और जो जनरल पब्लिक है, प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए भी ये एडवांटेजेस रहने वाला है। उसकी जो दावेदारी है वो यहाँ पे खत्म होती नजर आ रही है बिकॉज सेक्शन 147A का इंसर्शन अभी तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 इफेक्टिव भी नहीं हुआ, 1 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव होने वाला है। उससे पहले ही इसमें अमेंडमेंट्स होनी शुरू हो गई हैं। सो ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है ऑन द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट दैट इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो है, एक तो वो अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ और उससे पहले ही अमेंडमेंट्स आ गई। तो क्या जब आप इनकम टैक्स एक्ट 2025 ड्राफ्ट कर रहे थे तब आपने इन चीज़ों को, इन जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आपने कंसिडर नहीं किया था? सो इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क, हाई क्वेश्चन मार्क ऑन द डिसीजन ऑफ इनकम टैक्स authorities on government, on finance minister, the decision to uh, introduce or to launch income tax act 2025 without any homework actually। उसके बाद हम आ जाते हैं जो तीसरी मेजर अमेंडमेंट डायरेक्ट टैक्स के फ्रंट पर हुई है दैट इज रिडक्शन इन टीसीएस ऑन फॉरेन रेमिटेंसेस। तो ये थोड़ी सी एक राहत की सांस उन लोगों को मिलेगी जो ओवरसीज टूर पैकेजेस हैं, एजुकेशन है या मेडिकल रेमिटेंसेस करते हैं फॉरेन, जिनके बच्चे जो हैं वो फॉरेन में स्टडी कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, या जो अपने फैमिली मेम्बर्स के हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर रेमिटेंसेस कर रहे हैं, उनको टीसीएस की जो रिडक्शन है वो घटाकर 5%, 20% से 2% कर दी गई है, जिससे जो हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट तक रुकना पड़ता था, जो हमारे फंड्स ब्लॉक हो जाते थे, वो कुछ हद तक हमें इससे रिलीफ मिलेगा।
आपकी जो कैश ब्लॉकेज है वो रिड्यूस होगी। अब आपको आपका बेटर कैश फ्लो मिलेगा। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि जो आपका टीसीएस कलेक्ट किया गया है बाय वेरियस अथॉरिटीज़ आप उसको एज अ रिफंड क्लेम करें। तो अब इससे थोड़ा सा वॉलंटरी कंप्लायंस को भी पुश मिलेगा। सो बेसिकली ये हम कह सकते हैं दैट जनरल पब्लिक के एडवांटेजेस साइड पे जो अनाउंसमेंट है वो की गई है। उसके बाद अगेन जो अमेंडमेंट की गई है या अनाउंसमेंट की गई है दैट इज चेंजेस इन अपडेटेड रिटर्न। अगेन जो ये बजट है ये फोकस्ड है प्रोफेशनल्स के लिए। एक्चुअली प्रोफेशनल्स जो इन चीज़ों में डील करते हैं, क्योंकि जनरल पब्लिक को इनकम टैक्स प्रोविजंस की या एक्ट की या जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं उनकी इतनी जानकारी नहीं होती। तो बेसिकली ये जो बजट है ये आप कह सकते हैं प्रोफेशनल्स के लिए ज़्यादा आया है, उनके लिए नोटिसेबल पॉइंट्स ज़्यादा आए हैं। अपडेटेड रिटर्न में अभी तक की जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है वो ये रही है दैट अगर कोई टैक्स पेयर अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते टाइम उसमें कुछ ओमिशंस या मॉडिफिकेशंस करना भूल गया है, अनरिपोर्टेड इनकम है, या फिर आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल ही नहीं कर पाए थे, तो आपके पास एक विंडो रहती थी आईटीआर यू की 139(8)A जो सेक्शन है वो इसको कवर करता है। लेकिन उसमें जो एग्जिस्टिंग कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, जिसमें से एक रिस्ट्रिक्शन ये थी कि आप लॉस की रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो लॉस जो टैक्स पेयर्स का होगा, जो लॉस की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं वो लॉस की रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। वो अब ये रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई है। अब आप जो अंडर रिपोर्टेड लॉस है, जो ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें लॉस है, वो अपनी आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें अभी अप्लाई होंगी। उसके बाद जो अपडेटेड रिटर्न है उसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये भी थी कि अगर आपके अगेंस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस इशू हो गया है, रीअसेसमेंट के नोटिस इशू हो गए हैं, तो आप आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते। ये भी रिस्ट्रिक्शन अब गवर्नमेंट ने हटा दी है। अगर आप वॉलंटरली अपनी इनकम डिस्क्लोज करके अपनी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं अपडेटेड रिटर्न, इवन आपके अगेंस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस इशू भी हो गया है, फिर भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाएंगे। अब इसका इम्पैक्ट ये हो जाता है दैट लिटिगेशन के केसेस कम हो जाएंगे। जो डिलेड प्रोसीजर होता था, बहुत लिंगर ऑन होती थी, रीअसेसमेंट में जाते थे, फिर आपका डिस्क्लोजर होता था इनकम का, वो कम हो जाएगा। अब आप वॉलंटरली अपनी इनकम डिस्क्लोज कर सकते हैं। उसके अलावा जो एक वेलकमिंग मूव है जस्ट टू अवॉइड द हरासमेंट्स फॉर द जनरल पब्लिक, वो है कि एनआरआई की जो प्रॉपर्टी सेल है उसमें टैन की रिक्वायरमेंट को रिमूव कर दिया गया है। इस जो अमेंडमेंट है, इस जो अनाउंसमेंट है उसको हमें सेक्शन 194 IA से मिक्सअप नहीं करना है। ये स्पेसिफिकली एनआरआई प्रॉपर्टी सेल के लिए है, यानी कि सेक्शन 195 यहाँ पे ज़्यादा रेलिवेंट है। जो भी एनआरआई हैं, जो फॉरेन रेजिडेंट्स हैं, जो अपनी प्रॉपर्टी इंडिया में आके सेल करते हैं, बायर के लिए बेसिकली जो है वो रिलीफ का यहाँ पे काम करेगा। क्योंकि अदरवाइज अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है वो ये है दैट आपको आपके पास बायर के पास टैन नंबर होना चाहिए, आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करनी पड़ती है टीडीएस डिडक्ट करने के बाद। अब इस प्रोसीजर को प्योरली एंड कंप्लीटली पैन बेस्ड किया जाएगा, यानी कि जो बायर है टीडीएस डिडक्ट करेगा। टीडीएस डिडक्ट करने के बाद सिमिलर जैसे लाइकवाइज 26Q भी अभी 26Q भी फॉर्म जाता है, जो अपने आप में एक स्टेटमेंट माना जाता है, वैसे ही एनआरआई के लिए भी होगा। बायर टीडीएस डिडक्ट करने के बाद सेलर और अपना पैन डालकर अपना टीडीएस डिपॉजिट करवाएगा, और जो सेलर है वो उस टीडीएस डिपॉजिटेड के बेसिस पे उसका क्रेडिट अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम ले सकता है। सो बेसिकली इससे क्या होगा, आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो ज़्यादा फास्टर हो जाएंगी। इंडिविजुअल्स के लिए जो कंप्लायंस है उसकी ईज हो जाएगी, प्रोसीजरल एरर कम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो एक चीज़ हमने नोटिस में रखनी है वो ये है दैट टीडीएस रेट और कैपिटल गेन रूल्स अनचेंज्ड हैं, उनमें कोई ऐसा चेंज नहीं आया। टीडीएस अभी भी डिडक्ट होगा, कैपिटल गेन टैक्स एनआरआई पे अभी भी लगेगा। सो बेसिकली बाकी प्रोविजंस सेम है, सिर्फ आपका जो स्ट्रक्चरल चेंज है, जो प्रोसीजरल चेंज है, वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। सो बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो बजट 2026 में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो अनाउंस किए गए हैं डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड। होप करती हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, और इसी तरह के अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।